मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं जीएस वाला में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं तरंगों की विशेषता के अंतर्गत ध्वनि तरंगों की विशेषता। ध्वनि तरंगों में हम पढ़ेंगे दोस्तों गूंज को। दोस्तों ऐसा कई बार हमने देखा होगा कि हमारी आवाज़ ही हमें कई बार वापस सुनाई देती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये किस दशा में ऐसा होता है, क्या कंडीशन होती है ऐसी कि जो हमें हमारी ही आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गूंज और दूसरा टॉपिक है अनुरणन। दोस्तों गूंज की परिभाषा, ध्वनि का किसी सतह से टकराकर वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ध्वनि का किसी सतह से टकरा के वापस आना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। और जब यही परावर्तित ध्वनि हमें सुनाई देती है तो इसे हम गूंज कहते हैं। यानी दोस्तों कोई भी ध्वनि हमें सुनाई दे जाए तो उसे हम गूंज नहीं कहेंगे, हमारी ही ध्वनि जो निकल के हमारे मुंह से किसी स्रोत से टकरा के वापस हमें सुनाई देती है हम उसे ही गूंज कहते हैं। इस चीज को एकदम समझना होगा कि ध्वनि का किसी सतह से टकरा के वापस आना परावर्तन कहलाता है और परावर्तित ध्वनि का ही हमें सुनाई देना क्या कहलाता है, गूंज कहलाता है। ठीक कहा आपने। दोस्तों गूंज के लिए कुछ शर्तें हैं कि किस कंडीशन में किन शर्तों को पूरा करने पे ये हमें सुनाई देगी। तो दोस्तों ध्वनि स्रोत और परावर्तक तल के मध्य की जो दूरी है वो 16.6 मीटर 16.6 मीटर होनी चाहिए। इसे कई बार 17 मीटर भी कहते हैं, लेकिन इसका सर एग्जैक्ट जो भी इसका असर होता है वो होता है 16.6 मीटर पे। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को समझिएगा कि ध्वनि स्रोत और परावर्तक तल यानी जिस तल से ध्वनि हमारी टकरा के वापस आएगी उसके बीच की दूरी जब 16.6 मीटर रहेगी तभी ये ध्वनि हमें सुनाई देगी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसका कारण ये है, हमें जो कोई भी ध्वनि एक बार सुनाई देती है पहली बार, उसका प्रभाव हमारे कान पे, हमारे मस्तिष्क पे 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक रहता है। इस 1/10 सेकेंड में जो भी ध्वनियाँ आती हैं वो पहली वाली ध्वनि में ही मिल जाएगी। तो ऐसा लगता है कि एक ही ध्वनि आई है, जबकि आई और भी होंगी, लेकिन हमारा जो कान होता है उस पर जो कोई भी ध्वनि पड़ती है उसका प्रभाव 1/10 सेकेंड तक रहता है। तो ऐसा क्या किया जाए कि भाई जो ध्वनि हमारे मतलब मुख से निकल रही हो टकरा के 1/10 सेकेंड के बाद है, तो इसी के लिए जो डिस्टेंस होती है ध्वनि स्रोत और परावर्तक तल के बीच की उसे 16.6 मीटर से ज़्यादा कर दी जाती है। तो दोस्तों होता ऐसा है, ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो जब 16.6 मीटर की दूरी परावर्तक तल और स्रोत के बीच में रहती तो उतनी ही दूरी ध्वनि हमारे मुंह से निकली, परावर्तक तल तक पहुंची, फिर तल से वापस आई, यानी दुगनी दूरी उसने तय किया। 16.6 मीटर की दूरी को उसने 2 बार तय किया। इसमें क्या होता है, जो समय होता है वो 1/10 सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए ध्वनि हमें वापस से सुनाई देती है। लेकिन अगर इससे कम समय रहेगा तो ये हमें नहीं सुनाई देगी। सॉरी दोस्तों दूसरी परिभाषा है अनुरणन, रिवर्बरेशन। कई बार हम नाटक या सीरियल में देखते हैं कि कोई राक्षस हंस रहा है और उसने एक बार उसकी हंसी बस उसने एक बार हंसा और हमें बार बार सुनाई दे रहा है, बार बार सुनाई दे रहा है। दोस्तों यही होता है रिवर्बरेशन, अनुरणन। दोस्तों जब हम ध्वनि स्रोत को बंद कर दे उसके बावजूद भी हमें ध्वनि सुनाई देती रहे, इसे कहते हैं रिवर्बरेशन, अनुरणन। ये प्रायः ऐसा नाटकों में या रामलीला वगैरह में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि माइक में एक बार बोल दिया तो वो आवाज़ 10 बार सुनाई देती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पढ़ा अभी गूंज, दूसरा अनुरणन। तीसरा दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैक नंबर। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि इस मैक नंबर से या इतने मैक स्पीड की ये वायुयान अभी भारत के द्वारा बनाई गई, या भारत ने रसिया से एक मिसाइल खरीदा जिसकी स्पीड है मैक में। तो दोस्तों ये जानते हैं होता क्या है? दोस्तों दरअसल मैक में क्या होता है, जब किसी ध्वनि की जब किसी पिंड की रफ्तार में ध्वनि की रफ्तार से भाग दे देते हैं तो जो आंसर मिलता है उसे ही हम मैक कहते हैं। जैसा देखिए, जब किसी पिंड की रफ्तार को ध्वनि की रफ्तार से भाग दे दिया जाता है तो प्राप्त संख्या मैक संख्या कहलाती है। ठीक है, अब दोस्तों ये भी जानना है ध्वनि की रफ्तार कितनी होती है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। जैसे कोई पिंड है वो 664 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से उड़ रहा है, तो उसको अगर हम मैक में कन्वर्ट करेंगे तो 664 में 332 से भाग दे देंगे तो हमें मिलेगा कितना, 2, यानी ये 2 मैक हो गए। यानी जो भी पिंड की गति है उसमें हम ध्वनि की गति से भाग दे देंगे, जो आंसर मिलेगा वो होगा हमारा मैक। तो दोस्तों मैक को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला हो गया सबसे कम, 1 मैक से कम को सबसोनिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा हो गया 1 मैक से 5 मैक के बीच की अगर गति है तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरसोनिक। और दोस्तों अगर हाइपरसोनिक यानी 5 मैक से अधिक हो गया तो हाइपरसोनिक कहलाता है। यानी 1 मैक से कम स्पीड को सबसोनिक कहते हैं, 1 से 5 के बीच को सुपरसोनिक, 5 से अधिक कितना भी हो उसे हम कहेंगे सुपरसोनिक। दोस्तों फिर से इसे एक बार समझिएगा, किसी भी पिंड की गति में अगर हम ध्वनि की गति से भाग दे देते हैं तो जो आंसर मिलता है वही होता है मैक। दूसरा दोस्तों
मैक को 3 भागों में बांटा गया है। 1 मैक से कम अगर है तो सबसोनिक, 1 मैक से 5 मैक के बीच में है तो सुपरसोनिक, 5 मैक से ज़्यादा है तो हाइपरसोनिक। दोस्तों एक चीज़ और हम ध्यान देंगे, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड से अगर कोई भी पिंड गतिमान होती है तो वो अपने पीछे क्या होता है कि एक शंक्वाकार विक्षोभ उत्पन्न करता है, कोनिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। इन्हें हम शॉक वेव्स कहते हैं। दोस्तों ये शॉक वेव्स इनके रास्ते में जो कुछ भी आता है उसे ख़त्म कर देती है, उसे धराशायी कर देती है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी कहती है कि हमारे एयरपोर्ट से आप इतने दूरी पे घर मत बनाइए, या आपने घर बनाया है तो आप 2 मंजिले से ऊपर मत बनाइए, आपने 2 मंजिले से ऊपर बनाया है तो इतनी दूरी पे ही आपका घर होना चाहिए, नहीं तो जहाज़ों के उड़ने की वजह से आपके जो मतलब इमारतें होंगी उसको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों यही होता है जब कोई जहाज़ ध्वनि की स्पीड से 4 गुना या 5 गुना स्पीड से जब उड़ता है तो वो अपने पीछे एक कोनिकल डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है, शंक्वाकार विक्षोभ उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से प्रघाती तरंगों का निर्माण होता है, शॉक वेव्स का निर्माण होता है, और ये शॉक वेव्स अपने रास्ते में आने वाली किसी भी इमारत या किसी भी संरचना को ध्वस्त कर देती हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा अभी मैक और शॉक वेव्स। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे तीसरा टॉपिक आज, पिच ऑफ साउंड, ध्वनि का तारत्व। दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है तारत्व या पिच। तो दोस्तों अधिक आवृत्ति वाली ध्वनियाँ हमें तीखी सुनाई देती हैं और कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ हमें मोटी सुनाई देती हैं। ठीक है, जिस भी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है वो हमें तीखी सुनाई देती है। ठीक है, और जिस भी साउंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा कम होती है वो हमें मोटी सुनाई देती है। तो ध्वनि के इस मोटेपन और पतलेपन के अंतर को ही हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड, यानी ध्वनि का तारत्व। दोस्तों एक बात आप चाहे जैसे इसको मतलब एंकर टाइप का आप समझ लो, आपका ये एंकर कॉन्सेप्ट है कि हमेशा फ्रीक्वेंसी और पिच का प्रोपोर्शनल रेशियो होता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। जैसे आवृत्ति हमेशा तारत्व के समानुपाती होगी और तारत्व हमेशा पतलेपन की, यानी जिस भी ध्वनि का तारत्व या जिस भी ध्वनि की पिच ज़्यादा होगी वो उतनी ही पतली होगी। जैसे तारत्व समानुपाती होता है पतलेपन के, अर्थात जिस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा वह ध्वनि ज़्यादा पतली होगी, जिस ध्वनि का तारत्व कम होगा वह ध्वनि मोटी होगी। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं ऋग्वेद से हमें सारे गामा पा का उल्लेख पहली बार मिलता है, संगीत का वर्णन पहली बार सामवेद से, सॉरी दोस्तों ऋग्वेद नहीं सामवेद में मिलता है सारे गामा पा का वर्णन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सा होती है इसकी आवृत्ति क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी? इसकी आवृत्ति सबसे अधिक है या कम है, बताइए आप। सा की आवृत्ति सबसे कम है, सा, ठीक है, और जबकि नी की आवृत्ति सबसे अधिक है। तो इसका कारण क्या है? ध्वनि का, जैसा मैंने पहले बताया, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ध्वनि उतनी ही ज़्यादा तारत्व मतलब का गुण प्रदर्शित करेगी और उतनी ही ज़्यादा पतली होगी। इस हिसाब से सा की जो आवृत्ति है वो न्यूनतम होगी, जबकि नी की आवृत्ति जो है वो अधिकतम होगी। ठीक है दोस्तों, फिर से इसको समझिएगा, तारत्व समानुपाती होता है